नमस्कार दोस्तों, रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय हित, अर्थ, घटक और तरीके। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित एक प्रमुख अवधारणा है। सभी राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने या हासिल करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हित के आधार पर तैयार की जाती है और यह हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करती है। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना प्रत्येक राज्य का सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत अधिकार है। एक राज्य हमेशा अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करता है। एक राज्य का व्यवहार हमेशा उसके राष्ट्रीय हितों से वातानुकूलित और शासित होता है। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय हित के अर्थ और विषय वस्तु को जानें। राष्ट्रीय हित का अर्थ। राष्ट्रीय हित एक अस्पष्ट और अस्पष्ट शब्द है जिसका अर्थ उस संदर्भ के अनुसार होता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। राजनेताओं और नीति निर्माताओं ने हमेशा इसे अपने लिए उपयुक्त तरीकों से और अपने राज्यों के कार्यों को सही ठहराने के अपने उद्देश्य के लिए उपयोग किया है। हिटलर ने जर्मन राष्ट्रीय हितों के नाम पर विस्तारवादी नीतियों को सही ठहराया। अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने हमेशा अमेरिकी राष्ट्रीय हित के हित में अधिक से अधिक विनाशकारी हथियारों के विकास के लिए जाने के अपने निर्णयों को उचित ठहराया है। डिएगो गार्सिया में एक मजबूत परमाणु आधार बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा पेश की गई चुनौती को पूरा करने के साथ साथ हिंद महासागर में अमेरिकी हितों की रक्षा के नाम पर उचित ठहराया था। 1979 से 89 के दौरान तत्कालीन यूएसएसआर ने सोवियत राष्ट्रीय हितों के नाम पर अफगानिस्तान में अपने हस्तक्षेप को उचित ठहराया। चीन के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के प्रयासों के नाम पर चीन ने भारत और सोवियत संघ के साथ अपने सीमा विवादों को सही ठहराया। अब P5 देश सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में अप्रसार और हथियार नियंत्रण की बात करते हैं। राष्ट्रीय हित की अवधारणा को घेरने वाली अस्पष्टता पर जोर देने के लिए इन सभी और कई अन्य उदाहरणों को उद्धृत किया जा सकता है। यह अस्पष्टता राष्ट्रीय हित की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा तैयार करने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। हालांकि कई विद्वानों ने राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने का प्रयास किया है। राष्ट्रीय हित की परिभाषा। एक राष्ट्रीय हित का अर्थ है सामान्य, दीर्घकालिक और निरंतर उद्देश्य जिसे राज्य, राष्ट्र और सरकार सभी स्वयं को सेवा के रूप में देखते हैं। चार्ल्स लेरचे और अब्दुल। 2 राष्ट्रीय हित है, एक राष्ट्र अपनी सुरक्षा और भलाई के लिए क्या आवश्यक महसूस करता है। राष्ट्रीय हित उस सामान्य और निरंतर लक्ष्य को दर्शाता है जिसके लिए एक राष्ट्र कार्य करता है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन। राष्ट्रीय हित के घटक। राष्ट्रीय हितों का वर्णन करते हुए कि राष्ट्र 2 गुना वर्गीकरण सुरक्षित करना चाहते हैं। ए. राष्ट्रीय हित के आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक और बी. राष्ट्रीय हितों के परिवर्तनीय या गैर महत्वपूर्ण घटक। ए. आवश्यक या महत्वपूर्ण घटक। मोर्गेनथाउ के अनुसार राष्ट्रीय हितों के महत्वपूर्ण घटक जिन्हें एक विदेश नीति सुरक्षित करना चाहती है वे हैं अस्तित्व या पहचान। वह पहचान को 3 भागों में विभाजित करता है: भौतिक पहचान, राजनीतिक पहचान और सांस्कृतिक पहचान। भौतिक पहचान में क्षेत्रीय पहचान शामिल है। राजनीतिक पहचान का अर्थ है राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान का अर्थ ऐतिहासिक मूल्यों से है जो एक राष्ट्र द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में बनाए रखा जाता है। इन्हें महत्वपूर्ण घटक कहा जाता है क्योंकि ये राष्ट्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं और इन्हें आसानी से पहचाना और जांचा जा सकता है। एक राष्ट्र अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा या सुरक्षा के लिए युद्ध में जाने का फैसला भी करता है। एक राष्ट्र हमेशा अपनी सुरक्षा को सुरक्षित और मजबूत करने की दृष्टि से अपनी विदेश नीति के फैसले तैयार करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के प्रयास जो राष्ट्र वर्तमान में कर रहे हैं किए जा रहे हैं क्योंकि आज प्रत्येक राज्य की सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी हुई है। इस प्रकार सुरक्षा राष्ट्रीय हित का एक महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक राष्ट्र हमेशा युद्ध के माध्यम से भी अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। बी. राष्ट्रीय हित के गैर महत्वपूर्ण या परिवर्तनीय घटक। गैर महत्वपूर्ण घटक राष्ट्रीय हित के वे हिस्से हैं जो या तो परिस्थितियों से या महत्वपूर्ण घटकों को सुरक्षित करने की आवश्यकता से निर्धारित होते हैं। ये कई कारकों द्वारा निर्धारित होते हैं: निर्णय लेने वाले, जनमत, दल की राजनीति, अनुभागीय या समूह के हित और राजनीतिक और नैतिक लोकमार्ग।
ये परिवर्तनशील हित अलग अलग राज्यों की वे इच्छाएं हैं जिन्हें वे निस्संदेह पूरा होते देखना चाहेंगे, लेकिन जिसके लिए वे युद्ध में नहीं जाएंगे। जबकि महत्वपूर्ण हितों को लक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, द्वितीयक हितों को विदेश नीति के उद्देश्य कहा जा सकता है। इन उद्देश्यों को वीवी डाइक द्वारा सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सूची में शामिल हैं समृद्धि, शांति, विचारधारा, न्याय, प्रतिष्ठा, उन्नति और शक्ति। यद्यपि प्रत्येक राज्य इन उद्देश्यों को इस तरह परिभाषित करता है जो बदलती परिस्थितियों में उसके हितों के अनुकूल हो, फिर भी इन उद्देश्यों को लगभग सभी राज्यों के लिए समान रूप से वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय हित, जिसे एक राष्ट्र सुरक्षित करना चाहता है, को आमतौर पर इन दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। राष्ट्रीय हितों का वर्गीकरण। एक राष्ट्र जिस हित को सुरक्षित करना चाहता है उसकी जांच करने में अधिक सटीक होने के लिए थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन हितों का एक 6 गुना वर्गीकरण प्रस्तुत करता है जिसे राष्ट्र सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। 1. प्राथमिक हित। ये वे हित हैं जिनके संबंध में कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। इसमें अन्य राज्यों द्वारा संभावित अतिक्रमणों के खिलाफ भौतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान का संरक्षण शामिल है। एक राज्य को इनकी हर कीमत पर रक्षा करनी होगी। 2. माध्यमिक रुचियां। ये प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण हैं। माध्यमिक हित राज्य के अस्तित्व के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें विदेशों में नागरिकों की सुरक्षा और राजनयिक कर्मचारियों के लिए राजनयिक उन्मुक्ति सुनिश्चित करना शामिल है। 3. स्थायी हित। ये राज्य के अपेक्षाकृत स्थिर दीर्घकालिक हितों को संदर्भित करते हैं। ये बहुत धीमी गति से परिवर्तन के अधीन हैं। अपने प्रभाव क्षेत्रों को संरक्षित करने और सभी महासागरों में नेविगेशन की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अमेरिकी हित ऐसे हितों के उदाहरण हैं। 4. परिवर्तनीय रुचियां। ऐसे हित किसी राष्ट्र के वे हित होते हैं जिन्हें किसी निश्चित परिस्थितियों में राष्ट्रीय भलाई के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अर्थ में ये प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से अलग हो सकते हैं। परिवर्तनशील हित बड़े पैमाने पर व्यक्तित्वों की क्रॉस धाराओं, जनमत, अनुभागीय हितों, पक्षपातपूर्ण राजनीति और राजनीतिक और नैतिक लोकमार्ग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 5. सामान्य हित। एक राष्ट्र के सामान्य हित उन सकारात्मक स्थितियों को संदर्भित करते हैं जो बड़ी संख्या में राष्ट्रों पर या कई निर्दिष्ट क्षेत्रों जैसे आर्थिक, व्यापार, राजनयिक संबंधों आदि पर लागू होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना सभी राष्ट्रों का सामान्य हित है। निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के मामले में भी ऐसा ही है। 6. विशिष्ट रुचियां। ये सामान्य हितों की तार्किक वृद्धि हैं और इन्हें समय और स्थान के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षित करके तीसरी दुनिया के देशों के आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करना भारत और अन्य विकासशील देशों का विशिष्ट हित है। अंतर्राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित की इन 6 श्रेणियों के अलावा टी.डब्ल्यू. रॉबिन्सन 3 अंतर्राष्ट्रीय हितों, समान हितों, पूरक हितों और परस्पर विरोधी हितों को भी संदर्भित करता है। पहली श्रेणी में वे हित शामिल हैं जो बड़ी संख्या में राज्यों के लिए समान हैं। दूसरी श्रेणी उन हितों को संदर्भित करती है जो समान नहीं होते हुए भी कुछ विशिष्ट मुद्दों पर समझौते का आधार बन सकते हैं। और तीसरी श्रेणी में वे हित शामिल हैं जो न तो पूरक हैं और न ही समान। हालांकि यह वर्गीकरण न तो पूर्ण है और न ही पूर्ण। समय बीतने के साथ पूरक हित समान हित बन सकते हैं और परस्पर विरोधी हित पूरक हित बन सकते हैं। किसी राष्ट्र के राष्ट्रीय हित के अध्ययन में राष्ट्रीय हित के इन सभी महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण घटकों की परीक्षा शामिल है। टी.डब्ल्यू. रॉबिन्सन द्वारा पेश की गई 6 गुना वर्गीकरण योजना सभी देशों के राष्ट्रीय हितों के विश्लेषण के लिए हमारे लिए बहुत मददगार हो सकती है। इस तरह के अध्ययन से हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के व्यवहार की जांच करने में मदद मिल सकती है। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के तरीके। उसके राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों और उद्देश्यों को सुरक्षित करना प्रत्येक राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकार और कर्तव्य है। राष्ट्र हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं और ऐसा करने के लिए वे कई तरीके अपनाते हैं। निम्नलिखित 5 लोकप्रिय तरीके या उपकरण हैं जो आमतौर पर एक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए नियोजित किए जाते हैं। 1. राष्ट्रीय हितों के साधन के रूप में कूटनीति। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कूटनीति एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत साधन है। यह कूटनीति के माध्यम से है कि एक राष्ट्र की विदेश नीति दूसरे देशों की यात्रा करती है।
यह राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को सुरक्षित करने का प्रयास करता है। राजनयिक अन्य देशों के निर्णय निर्माताओं और राजनयिकों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों के वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बातचीत करते हैं। कूटनीति की कला में राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों और उद्देश्यों को इस तरह प्रस्तुत करना शामिल है जो दूसरों को राष्ट्र की उचित और उचित मांगों के रूप में स्वीकार करने के लिए राजी कर सके। राजनयिक अपने राष्ट्र की विदेश नीति द्वारा परिभाषित शक्ति का प्रयोग करने और राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों को हासिल करने के साधन के रूप में अनुनय और धमकियों, पुरस्कारों और पुरस्कारों से इनकार करने की धमकियों का उपयोग करते हैं। राजनयिक वार्ताएं संघर्ष समाधान और राज्य के अलग अलग हितों के समाधान के लिए सबसे प्रभावी साधन हैं। आपसी लेनदेन, समायोजन और सुलह के माध्यम से कूटनीति राष्ट्रीय हित के वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के एक साधन के रूप में कूटनीति एक सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला साधन है। मोर्गेनथाउ कूटनीति को सबसे प्राथमिक साधन मानते हैं। हालांकि राष्ट्रीय हित के सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों को कूटनीति के माध्यम से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। 2. प्रचार। राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका प्रचार है। प्रचार सेल्समैनशिप की कला है। यह उन लक्ष्यों और उद्देश्यों या लक्ष्यों के औचित्य के बारे में दूसरों को समझाने की कला है जिन्हें हासिल करने की इच्छा है। इसमें राष्ट्रों को उन लक्ष्यों को हासिल करने की आवश्यकता को प्रभावित करने का प्रयास शामिल है जिन्हें एक राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। प्रचार एक विशिष्ट सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किसी दिए गए समूह के दिमाग, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करने का एक व्यवस्थित प्रयास है। फ्रैंकेल। यह सीधे अन्य राज्यों के लोगों को संबोधित किया जाता है और इसका उद्देश्य हमेशा स्वयं के हितों को सुरक्षित करना होता है, ऐसे हित जो विशेष रूप से प्रचारक के राष्ट्रीय हितों द्वारा शासित होते हैं। हाल के दिनों में संचार के साधनों, इंटरनेट के क्रांतिकारी विकास ने राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों के लिए समर्थन हासिल करने के साधन के रूप में प्रचार के दायरे को बढ़ा दिया है। 3. आर्थिक साधन। अमीर और विकसित राष्ट्र आर्थिक सहायता और ऋण का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने हितों को सुरक्षित रखने के साधन के रूप में करते हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच एक बहुत व्यापक अंतर का अस्तित्व अमीर राष्ट्रों को गरीब राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। औद्योगिक वस्तुओं के आयात, तकनीकी ज्ञान, विदेशी सहायता, हथियारों और कच्चे माल की बिक्री के लिए अमीर और विकसित देशों पर गरीब और निम्न विकसित राष्ट्रों की निर्भरता विदेशी के आर्थिक उपकरणों की भूमिका को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार रही है। नीति। वैश्वीकरण के इस युग में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का संचालन राष्ट्रीय हितों के प्रमुख साधन के रूप में उभरा है। 4. गठबंधन और संधियां। गठबंधन और संधियां दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा अपने सामान्य हितों की रक्षा के लिए संपन्न की जाती हैं। इस उपकरण का उपयोग ज्यादातर समान और पूरक हितों को हासिल करने के लिए किया जाता है। हालांकि परस्पर विरोधी हित भी समान विचारधारा वाले राज्यों के साथ आम प्रतिद्वंद्वियों या विरोधियों के खिलाफ गठबंधन और संधियों को जन्म दे सकते हैं। गठबंधन और संधियां गठबंधन के सदस्यों या संधियों के हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए सहमत सामान्य हितों के प्रचार के लिए काम करने के लिए कानूनी दायित्व बनाती हैं। गठजोड़ किसी विशेष विशिष्ट हित की सेवा के लिए या कई सामान्य हितों को हासिल करने के लिए संपन्न किया जा सकता है। एक गठबंधन की प्रकृति उस हित की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसे सुरक्षित करने की मांग की जाती है। तदनुसार गठबंधन या तो सैन्य या आर्थिक प्रकृति के होते हैं। विस्तारित कम्युनिस्ट खतरे के खिलाफ पूंजीवादी लोकतांत्रिक राज्यों की सुरक्षा हासिल करने की आवश्यकता के कारण नाटो, सीटो, सेंटो, एंजस आदि जैसे सैन्य गठबंधनों का निर्माण हुआ। इसी तरह समाजवाद के लिए खतरे को पूरा करने की आवश्यकता ने वार्सो का निष्कर्ष निकाला। साम्यवादी देशों के बीच समझौता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता के कारण यूरोपियन कॉमन मार्केट, अब यूरोपीय संघ, और कई अन्य आर्थिक एजेंसियों की स्थापना हुई। 1971 में भारतीय राष्ट्रीय हितों की जरूरतों के कारण पूर्ववर्ती सोवियत संघ के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि हुई। इस प्रकार गठबंधन और संधियां राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने के लोकप्रिय साधन हैं। 5. जबरदस्ती का मतलब। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की भूमिका एक मान्यता प्राप्त तथ्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय संभोग का एक अलिखित कानून है कि राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कानून भी युद्ध की कमी के जबरदस्त साधनों को उन तरीकों के रूप में मान्यता देता है जिनका उपयोग राज्यों द्वारा अपने वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। हस्तक्षेप, गैर संभोग, प्रतिबंध, बहिष्कार, प्रतिशोध, संबंधों का विच्छेद और प्रशांत बायोकाइड लोकप्रिय जबरदस्त साधन हैं जिनका उपयोग एक राष्ट्र द्वारा दूसरों को व्यवहार के एक विशेष पाठ्यक्रम को स्वीकार करने या एक पाठ्यक्रम से परहेज करने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है, जिसे राष्ट्र द्वारा जबरदस्ती के साधनों का उपयोग करना हानिकारक माना जाता है। युद्ध और आक्रमण को अवैध साधन घोषित कर दिया गया है, फिर भी राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक क्रम में इनका उपयोग जारी है। आज राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए आदर्श तरीकों के रूप में बातचीत और कूटनीति जैसे संघर्ष समाधान के शांतिपूर्ण साधनों के महत्व को पूरी तरह से समझते हैं। फिर भी जब भी वे इसे समीचीन और आवश्यक पाते हैं, तब भी ये जबरदस्ती के साधनों का उपयोग करना जारी रखते हैं। सैन्य शक्ति को अभी भी राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है और अक्सर इसका उपयोग एक राष्ट्र द्वारा अपने वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सैन्य शक्ति का उपयोग अब सार्वभौमिक रूप से खतरे से लड़ने के लिए एक प्राकृतिक और उचित साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। आज विश्व जनमत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खात्मे के लिए युद्ध और अन्य जबरन साधनों के उपयोग को स्वीकार करता है। इन सभी साधनों का उपयोग सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए करते हैं। राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का अधिकार और कर्तव्य है और उन्हें इस उद्देश्य के लिए आवश्यक साधन चुनने की स्वतंत्रता है। जब भी वे चाहें या आवश्यक समझें, वे शांतिपूर्ण या जबरदस्ती के साधनों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के हित में राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे विशेष युद्ध और आक्रमण के लिए जबरदस्ती का उपयोग करने से परहेज करें। इनसे विवादों के निपटारे के लिए और अपने हितों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण साधनों पर निर्भर होने की उम्मीद है। राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों और उद्देश्यों को तैयार करते समय सभी राष्ट्रों को शांति, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की सुरक्षा और सतत विकास के अंतर्राष्ट्रीय हितों के अनुकूल बनाने के लिए ईमानदार प्रयास करने चाहिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान और विकास के लिए उद्देश्यपूर्ण आपसी सहयोग सभी राष्ट्रों के साझा और साझा हित हैं। इस प्रकार राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के साथ साथ पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक हित में सामान्य हितों की रक्षा और बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। यह सब प्रत्येक राष्ट्र के लिए अपनी विदेश नीति तैयार करना और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का संचालन करना आवश्यक बनाता है, जैसा कि मानव जाति के सामान्य हितों के अनुरूप व्याख्या और परिभाषित किया गया है। विदेश नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय शक्ति के उपयोग द्वारा राष्ट्रीय हित के परिभाषित लक्ष्यों को सुरक्षित करना है। From